गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्वमन के 6th एपिसोड। और सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप मी एंड माइंड से जुड़े हुए हैं और इस स्वमन कैंपेन में अभी तक आपका सहयोग रहा। स्वमन इज स्वच्छ मन स्वस्थ मन। स्वच्छ मन यानी जो भी हमारे मन के अंदर जो खराबी है, जो गंदगी, इम्प्यूरिटीज है, इमोशनल डिस्टर्बेंस के हिसाब से। इमोशनल डिस्टर्बेंस यानी हमारा गुस्सा या हमारी एंजाइटी, घबराहट या किसी के प्रति हमारा द्वेष, ये सारी जो भी हमारे मन के विकार हैं, इनसे हमें हटाना है। ये गंदगी हमें मन से हटानी है ताकि हम स्वस्थ मन रह सके। इसीलिए स्वमन स्वच्छ मन। और इसी में का एक है ग्रीफ, शोक, किसी की मृत्यु पे जो दुख होता है। और इसीलिए आज का टॉपिक हमने चुना है हाउ टू कोप अप विथ ग्रीफ एंड लॉस। क्योंकि ये जो अभी दौर गुजर रहा है इस पैंडेमिक की वजह से, ऑलमोस्ट सभी के सभी कहीं ना कहीं हम ये अनुभव कर रहे हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम इसमें से गुजर रहे हैं। अगर हर एक कहीं ना कोई घर में मृत्यु हुई है या हम जिनको जानते हैं उनके घर में मृत्यु हुई है, तो इस शौक से, इस दुख से हम सभी गुजर रहे हैं। और इसीलिए मैंने सोचा कि ये बिल्कुल सही समय है जब हम इस टॉपिक के ऊपर थोड़ी विस्तार में बातचीत करें और समझे कि हम कैसे इसके साथ कोप अप कर सके, कैसे इस दुख को हम हैंडल कर सकते हैं। तो आइए समझे कि ये ग्रीफ और लॉस होता क्या है। ग्रीफ का मतलब होता है ये एक किस्म का बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन है। किसी भी तरीके का हमारा अगर लॉस होता है तो हमें दुख होता है, तकलीफ होता है, हम शोक मनाते हैं। ये बहुत ही कॉमन और बहुत नेचुरल किस्म का एक रिएक्शन हमारा होता है, ना सिर्फ किसी की डेथ के ऊपर, बट कभी कभी किसी का सेपरेशन हो जाता है, डिवोर्स हो जाता है, या एक शहर से जब दूसरे शहर जाते, या बच्चों के लिए भी एक स्कूल से नए स्कूल में शिफ्ट होना, या हम किसी से सेपरेट हो जाते जो हमारे जैसे काम के सिलसिले में कोई बाहर आउट ऑफ इंडिया चला जाता है, सेट होता है, या जो पालतू जानवर होते हैं, पेट रखते हैं, उनकी डेथ पे भी हम शौक मनाते हैं। बहुत बड़ी चोरी हो गई या बहुत कीमती सामान हमारा अगर खो जाता है, या रिलेशनशिप ब्रेकअप हो जाती है, हार्ट ब्रेक जो है, नौकरी चली जाती है, जो कि ये पैंडेमिक में बहुत से लोगों ने ये भी एक्सपीरियंस किया है कि उनकी नौकरी चली गई है। या फिर कभी कभी कोई कॉम्पिटिशंस होती है, स्पोर्ट्स की कॉम्पिटिशन, खास करके राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर के कॉम्पिटिशन, वो अगर कोई हार जाते हैं तो तभी भी दुख की भावना बहुत स्ट्रांग होती है। बट आज हमारा सारा जो फोकस है वो इस चीज पे है कि किसी की मृत्यु के ऊपर, जो डेथ के ऊपर होता है ग्रीफ, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। अब आप कहेंगे ये तो बड़ा नेचुरल है और सबके साथ होता है, तो इसमें कौन सी बात है, ये तो चला आ रहा है, मौत के समय तकलीफ होती है, कोई चला जाता है तो डेथ होती है। बट ये डेथ की वजह से जो लॉस हमारा होता है वो बहुत एक मोमेंट में हो जाता है, एक पल में वो हम खो देते हैं इंसान को। बट उसका दुख जो है वो कभी कभी जिंदगी भर रह जाता है अगर हम सही तरीके से नहीं समझते हैं, अगर सही तरीके से हम इसको हैंडल नहीं कर पाए, इसमें से बाहर नहीं निकल पाए, इसको चैनलाइज बराबर नहीं करें, तो ये लाइफ में काफी नुकसान वाली बात हो सकती है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने दुख को जाने, हमारे दर्द को जाने, उसको समझे, ताकि हम हील अच्छे से कर पाए, इस दुख से हम अच्छे से उभर पाए। और इसी के लिए हम आज बात करने वाले हैं कि कैसे हम इससे बाहर निकले। तो मेनली हम इसमें क्या बातें जानने वाले हैं आज के हमारे सेशन में। ये जो ग्रीफ होता है, ये कौन से टाइप के, बहुत से अलग अलग टाइप होती हैं, तो इनकी क्या टाइप है, क्या स्टेजेस होती हैं, ये प्रोसेस जो है पूरा ग्रीफ का, उसमें क्या स्टेजेस होती है, इसके बारे में क्या गलत फहमियां लोगों के मन में है, और इसके साथ कैसे हम डील करें, कैसे हैंडल करें, इस दुख से कैसे उभरे, और जो पास पड़ोस में कोई दुख वाले हैं उनको हम कैसे हेल्प करें।
ये सारी चीजों के बारे में आज हम अपने सेशन में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले है कि कौन से अलग अलग टाइप्स की ग्रीफ होते हैं। साइकोलॉजी में बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट टाइप्स बताए गए हैं, बट आज मैं आपको सिर्फ 3 टाइप्स के बारे में बात करूंगी जो बहुत ज्यादा अभी के समय में रिलेवेंट है। एक तो है डिलेड ग्रीफ। डिलेड यानी क्या? तो डिलेड यानी मतलब होता है जब उस समय हम शोक प्रकट नहीं कर पाते हैं, चाहे किसी न किसी वजह से, कोई काम की वजह से या किसी वजह से, उस वक्त में हम नहीं हमारा दुख जाहिर कर सकते हैं, वो थोड़ा समय बाद में जाहिर करने का मौका मिलता है। जैसे एग्जाम्पल अगर देना है तो सचिन तेंदुलकर के जब पापा की डेथ हो गई थी, तो वो वहां पे उस समय में नहीं रुक पाया था क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रिकेट मैच चल रही थी, तो उसे तुरंत लौटना पड़ा था। तो इसे कहते हैं डिलेड ग्रीफ। सेकेंड टाइप होता है प्रोलॉन्ग या कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ। इसका मतलब क्या है? तो साइकोलॉजी में जनरली एक कॉमन जो है, एक 6 महीने से साल भर का जो पीरियड होता है उसको बेरियरमेंट पीरियड कहते हैं, यानी वो शौक मनाने का उतना एक समय माना गया है। साल भर के लिए शौक मनाते हैं, कभी कभी किसी के केस में 2 साल होता है, बट नॉर्मली 6 महीने से साल भर का पीरियड। तो अगर ये दुख, ये तकलीफ जो है, ये अगर कैरी फॉरवर्ड हो जाती है, ये जो डिप्रेशन है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, ये साल भर से ज्यादा तक चलते रहता है, या फिर आदमी उसमें से बाहर ही नहीं आ पाता है, जो एक नॉर्मल लाइफ जिंदगी जो चलती रहनी चाहिए, जैसे कहते हैं ना कि किसी के जाने से जिंदगी रुकती नहीं है, जिंदगी तो चलती रहेगी, लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो आगे नहीं बढ़ पाते, वो जिंदगी उनकी जैसे वो वहीं पे अटक जाते हैं। या कभी कभी किसी के केस में ऐसे भी होता है कि उनको जो गुजर गए हैं उनकी इमेज दिखाई देती है, उनकी आवाज सुनाई देती है, जैसे हमारे साइंटिफिक लैंग्वेज में हेलुसिनेशंस कहते हैं। अब 6 महीने के पीरियड में ये कॉमनली बहुत से लोगों के साथ में होता है। ऐसे लगता है कि हम उनको देख रहे जो चले गए, या अगर हम सोए तो लगता है वो हमारे पास में बैठे हुए हैं या हमसे कुछ बात कर रहे हैं। बट यही अगर सिलसिला इवन साल भर के बाद भी चालू रहता है, या तो हम आवाजें सुनते हैं या हमको कुछ दिखाई देता है, जिसे ऑडिटरी हेलुसिनेशन या विजुअल हेलुसिनेशंस कहते हैं। तो अगर ये कुछ ऐसे चलते रहता है, कॉम्प्लिकेशन ये बढ़ जाते हैं, तो ऐसे केस में हमें हेल्प लेना बहुत जरूरी हो जाता है। किसी भी हमको साइकियाट्रिस्ट से कंसल्टेशन करना जरूरी हो जाता है। और थर्ड टाइप की जो ग्रीफ है, जिसे कहते हैं डिसएनफ्रेंचाइज्ड। इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारा लॉस हो जाता है, किसी की डेथ हो जाती है, बट हम वो जाहिर कर ही नहीं पाते। जैसे डीले में तो हमने देखा है कि शायद थोड़ा समय बाद में होता है, बट इस केस में वो बहुत बार दिखाने का मौका नहीं रहता। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल देखेंगे कि अगर कोई एक युवती है, यंग लेडी है, जो पहली बार प्रेग्नेंट हुई है, बट उसको किसी वजह से वो प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं करना चाहती, तो वो जाके अगर अबॉर्शन कर लेती है, बट घर पे किसी को नहीं बताती, वो बता नहीं सकती है किसी वजह से, वो अपना बच्चा खो देती है, बट उसका वो शौक नहीं मना सकती खुल के, क्योंकि उसने घर पे बताया हुआ नहीं। या आज की तारीख में अगर मैं कहूँ तो ये डॉक्टरों के साथ बहुत हो रहा है। मेरे बहुत से ऐसे डॉक्टर कलीग हैं जो आजकल काफी तकलीफ से गुजर रहे हैं, एंजाइटी, पेन, बर्नआउट वगैरह सब हो रहा है काम की लोड की वजह से। कुछ कुछ ये ग्रीफ भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, मतलब इसका अनुभव कर रहे हैं, वो भी इस दुख का अनुभव कर रहे हैं। बहुत बार हमें लगता है कि शायद डॉक्टर को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके लिए तो मौत तो एक आम घटना है, आए दिन होते रहता है, बट सच मानिए ऐसे नहीं है। डॉक्टरों को भी दुख होता है। एक डॉक्टर ने तो कहा जैसे कि डॉक्टर साहब मुझे लग रहा है मैं तो एक स्मशान में खड़ी, इतनी सारी डेड बॉडीज आसपास है, इतनी डेथ आए दिन हो रही, बट उसके बावजूद भी वो दुख नहीं जाहिर कर सकते, क्योंकि अगर वो हर मौत पे दुख जाहिर करने लग जाए तो उनका तो पूरा समय इसमें ही निकल जाएगा, फिर वो ट्रीटमेंट कब करेंगे। जैसे हमने जाना है कि अलग अलग टाइप की ग्रीफ है, बट हर एक ग्रीफ का एक प्रोसेस होता है। बहुत से बार हमें पता नहीं रहता, हम वो अनुभव करते हैं लेकिन एग्जैक्टली पता नहीं रहता। तो इसको हम थोड़ा साइंटिफिकली समझेंगे। एक साइकियाट्रिस्ट है, मनोचिकित्सक है, डॉक्टर एलिजाबेथ कुबलर-रॉस, जिन्होंने बहुत काम किया है मरणासन जो लोग हैं, जिनकी मृत्यु पास में आई है, कैंसर पीड़ित या और भी कोई लोग, उनके साथ उन्होंने बहुत काम किया है। उन्होंने कुछ किताबें भी लिखी हैं मृत्यु के ऊपर और मृत्यु पश्चात जो जिंदगी है उसके ऊपर।
तो उन्होंने अपने अनुभव से ये जाना है कि जब भी इंसान अपने किसी करीबी को खो देता है, जिनकी मृत्यु हो जाती है, तो वो जो ग्रीफ पीरियड होता है, मोर्निंग पीरियड जिसे बोलते हैं, वो एक 5 स्टेज से गुजरता है। पहली स्टेज जिसे कहते हैं डिनायल, यानी शॉक, कि उसमें वो इंसान मानने को ही तैयार नहीं रहता है। हमने बहुत बार अनुभव किया है, कभी पता चलता है तो हम बोलते हैं ऐसे हो ही नहीं सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। हम वो एक्सेप्ट ही नहीं करते कि किसी हमारे करीबी की मृत्यु हो गई है। इसके बाद में सेकंड स्टेज आती है गुस्से वाली। गुस्सा जो इंसान चला गया उसके प्रति भी होता है कि इतनी जल्दी छोड़ के कैसे चले गए, या कभी कभी सिस्टम के प्रति या सरकार के प्रति, या आजकल तो काफी बार ये डॉक्टरों के प्रति भी लोग गुस्सा जाहिर करते हैं कि मृत्यु जो हो गई, जबकि एक्चुअली डॉक्टर इसमें रिस्पॉन्सिबल तो है नहीं। तो ये सेकंड स्टेज होता है एंगर। इसके बाद तीसरी स्टेज है जिसे कहते हैं बार्गेनिंग, यानी एक किस्म का हम कुछ समझौता करना चाहते हैं। जैसे अगर उदाहरण पे दो तो एक बच्चा था जिसके पापा की डेथ हो गई, तो वो बोल रहा था कि पापा आज से मैं आपकी हर एक बात मानूंगा, बट प्लीज आप लौट आइए। या कभी कभी वो बोलता है कि अच्छा चलो मेरी जिंदगी ले लो बट उनको लौटा दो ना। तो हम किसी न किसी तरीके से कि मैं कुछ, जो भी कुछ कहो मैं वो कर लूं, लेकिन जो चले गए उनको वापस लौटा दो। इस तरीके की एक मानसिक अवस्था आती है जिसे बार्गेनिंग स्टेज कहते हैं। फोर्थ स्टेज होता है डिप्रेशन, कि ये सारे तीनों स्टेज से निकलने के बाद में कहीं ना कहीं वो दिमाग में आने लगता है कि हाँ सचमुच में ये मृत्यु हो चुकी है, हमने खो दिया है, हमने करीबी रिश्तेदार को खो दिया है, तो बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं। इस पीरियड में कभी कभी इंसान गिल्ट भी महसूस कर सकता है। जैसे हाल ही में मैंने एक केस देखी थी, 30-40 साल का युवक था और उसके माँ बाप के साथ रह रहा था। उसको अपनी नौकरी के लिए बाहर गांव जाना ना पड़ रहा था, और एक बार वो वापस जब आया, वहां से आने के बाद उसको कोविड हो गया और उसके माँ बाप को भी हो गया। दुर्भाग्यवश उसके पापा की डेथ हो गई। तो वो बहुत ज्यादा गिल्ट कैरी कर रहा था, उसे लग रहा था कि उसकी वजह से जो है उसके पापा की मृत्यु हो गई है। तो ये भी एक तरीके का अनुभव इंसान करते हैं डिप्रेशन में। और फिर लास्ट में आता है एक्सेप्टेंस। इस सारे में से निकल के कहीं ना कहीं वो दिमाग में आ जाता है कि हाँ अब वो इंसान चला गया है और अब हमें जिंदगी में आगे बढ़ना पड़ेगा, उस इंसान के बगैर हमको हमारी जिंदगी जीनी पड़ेगी। ये एक एक्सेप्टेंस आ जाता है। ये एक बहुत जरूरी है, एक किस्म से हम इसको क्लोजर कहते हैं, यानी जो दुख का जो पीरियड है उसका हम क्लोजर कहेंगे। जो इंसान चला गया है उसका क्लोजर नहीं, वो तो हर समय हमारे साथ में, हमारी एक याददाश्त के जरिए हमारे साथ वो हरदम ही रहे। एक बात और यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी, ये जो पांचों स्टेज है जरूरी नहीं ये ऐसे ही एक के बाद एक आती है। बहुत बार है कि इंसान सीधे थर्ड स्टेज पे आता है, बार्गेनिंग ही रहती है, या कभी कभी एक्सेप्टेंस के बाद में भी गुस्से का स्टेज आ जाता है, अनुभव करने लगता है इंसान। तो इसका कोई एक फिक्स पैटर्न नहीं है, बट जनरली नॉर्मली देखा गया है कि ये 5 तरीके के, ये 5 स्टेज होती है और ये अलग अलग किस्म के इमोशंस हर एक जन एक्सपीरियंस करता है। ये जानना इसीलिए जरूरी है कि बहुत बार हमें लगता है कि ये दुख होने की जगह हम गुस्सा क्यों हो रहे हैं, तो जो चला गया उसके प्रति गुस्सा क्यों आ रहा है, वो भी कभी कभी अजीब सा लगने लगता है। ये नॉलेज हमें, ये इंफॉर्मेशन हमें थोड़ा हेल्प करेगी इस सारे प्रोसेस को समझने में। अब जब ये स्टेज आ जाती है कि जहां हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि चलो जो चला जाने वाला था वो तो चला गया, अब आगे क्या। तो एक और ये साइंटिस्ट JW वार्डन जो अमेरिका में है, इन्होंने भी बहुत सारा काम किया है मरते हुए लोगों के साथ में रह के। तो इन्होंने ये 4 स्टेज बताई है कि जब वो एक एक्सेप्टेंस आ जाता है, पहली स्टेज है कि एक्सेप्टेंस आना कि हमारे जो भी करीबी है उनकी डेथ हो गई है। उसके बाद में जो दर्द हम महसूस करें उसके थ्रू, वो ग्रीफ जो है उसमें से कैसे पास होना है और कैसे हमारी आगे की लाइफ को हमें एडजस्टमेंट करना है। जो चले गए उनके बगैर जो जिंदगी जीनी है उसको जीने का तरीका सीखना रहेगा। और साथ ही साथ ये नहीं है कि अगर हम जिंदगी में आगे बढ़ रहे मतलब हम हमारे जो रिश्तेदार जो चले गए उनको भूल गए हैं या उनसे हमारा नाता टूट गया है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन बहुत बार रहता है। लोग समझते कि डॉक्टर साहब हम कैसे आगे चले, इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं तो भूल गया।
मैं अपने माँ बाप को भूल गया या मैं अपने हस्बैंड को भूल गई हूँ। जिंदगी में आगे बढ़ना तो मतलब उनसे मैं या तो मैं प्यार नहीं करती थी या प्यार नहीं करता था, यही मतलब हुआ है, या तो मैं भूल गई हूँ। तो ऐसे नहीं होता है। लाइफ में आगे बढ़ना जरूरी है, क्योंकि लाइफ तो किसी के लिए भी नहीं रुकती है, और हम याददाश्त के जरिए तो वो हरदम हमारे साथ में ही रहेंगे। तो ये जो चीजें हैं लाइफ में आगे बढ़ने का, ये दुख से उभरने का, ये किस तरीके से हम कर सकते हैं, क्योंकि दुख तो है, चला गया इंसान, उसे तो नहीं ला सकते वापस। तो हमारे संस्कार में, हमारे इंडिया में, भारत में, हर रिलीजन में, मतलब हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सबके रिलीजन में एक एक अलग अलग तरीके की कोई पद्धति होती है, उनके अपने अपने एक रीति रिवाज होते हैं, सबके इसमें कुछ ना कुछ होता है। कहीं पे कोई 3 दिन तक शौक मनाते, कोई 10 दिन, कोई 12 दिन, 13 दिन, हर एक के हिसाब से, बट वो एक रिचुअल्स हर एक के इसमें होते हैं। तो एक डॉक्टर केनिथ डोका बोल के हैं, उन्होंने इसी रिचुअल के माध्यम से कैसे हम ये दुखों से उभर पाए, ये बताने की कोशिश की। तो उन्होंने एक अलग अलग हिस्सों में इन रिचुअल को कैटेगराइज किया है। तो पहला है रिचुअल ऑफ इंटेंसिफिकेशन। ये जो होता है कि कभी जिसकी मृत्यु हो जाती है, तो हमारे जो भी पहचान वाले हैं, रिश्तेदार है, दोस्त हैं, पड़ोसी हैं, सब साथ में आते हैं, वो एक हौसला दिलाते हैं और ये दुख से उभरने की एक ताकत देते हैं। बट आज के ये हमारे कोविड के दौरान ये बात हो नहीं पा रही है, इसीलिए भी बहुत सारी डिफिकल्ट आ रही है कि जो लोग हैं, जो रिश्तेदार हैं, जिनके डेथ हो गई है फैमिली में, तो वो इस प्रोसेस से गुजर नहीं पा रहे हैं। एक सोशल डिस्टेंसिंग जो रखनी है, उसकी वजह से भी ये प्रोसेस हो नहीं पा रहा है। दूसरा एक रिचुअल होता है कि जब जो इंसान चला गया, उसकी जो भी चीजें होती है वो गरीबों में बांटी जाती है, दे दी जाती है। सारी जो चीजें हैं उसको हम घर से हटाते हैं, सब में बांट देते हैं। ये भी बहुत दुख वाली बात है, बट इंसान तो चला गया, चीजें भी रख के क्या करेंगे। बहुत बार ऐसे होता है, कभी कभी तो वही चीजों को देख देख के भी आदमी बहुत ज्यादा दुख में चला जाता है, या वो जब हम निकालते हैं तो वो दुख भी हम एक्सप्रेस करके कहीं ना कहीं वो हम हल्कापन महसूस कर सकते हैं। और एक बात यहाँ पे होती है कि जब हम ये देते हैं तो हम दिमाग में ये भी ले सकते हैं कि जो इंसान चला गया, वो जाने के बाद भी उसकी चीजों के माध्यम से, जैसे कपड़े हैं या कोई और भी चीजें हैं, वो एक मदद हो रही है, जो जरूरतमंद है उसको वो मदद मिल रही है। तो वो कहीं ना कहीं हमें एक सुकून देता है और वो हीलिंग के लिए हेल्प कर जाता है। तीसरा रिचुअल जो है कंटिन्यूटी का। कंटिन्यूटी का मतलब ये है कि जो चीजें हम जो गुजर गए उनके साथ करते थे, जैसे मान लो कि सुबह की चाय हम साथ में पीते थे, या वॉक पे साथ में जाते थे, या कोई भी और तरीके की कुछ छोटी मोटी भी एक्टिविटी वो करते थे, तो वो भी हम एक्टिविटी के थ्रू उनको याद कर सकते हैं, वो यादें हम जिंदा रख सकते हैं इन छोटी छोटी चीजों के थ्रू भी। उसमें से वो दुख से बाहर निकलने का, वो दुख से उभरने की हम कोशिश कर सकते हैं। चौथा एक इम्पॉर्टेंट जो रिचुअल है, जैसे हम जो गुजर जाते हैं उनकी हम तस्वीर बना के रखते हैं घर में, उन पे माला चढ़ा के, और हम हर दिन उनको नमन करते हैं, क्योंकि हम मानते हैं जब मृत्यु हो गई है उसके बाद में इंसान जो है विश्व में एक विलीन हो जाता है, तो वो एनर्जी बन जाती है, एक पावर अलग उनके पास में आ जाती है। तो हर दिन हम घर से निकलते हुए या हर दिन उनको हम एक नमन करें, उस हिसाब से भी हम उनको एक अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बना के रखते हैं। ये भी एक बहुत हेल्पफुल हो जाता है वो दुख से बाहर निकलने के लिए। लास्ट वाला जो है रिचुअल ऑफ अफर्मेशन। इसका क्या मतलब है? बहुत बार क्या होता है कि जो चले गए उनके प्रति गुस्सा था या प्यार था, या उनके प्रति हमें कोई आभार व्यक्त करना था जो हम नहीं कर पाए, या गुस्सा है जो हम कभी बता नहीं पा रहे, तो उनको हम एक पत्र के जरिए हम वो एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम बता सकते हैं। ये रिचुअल खास करके बच्चों के साथ में काफी हेल्पफुल होता है। जब बच्चे वो बता नहीं पाते, उनका दुख वो जाहिर नहीं कर पाते हैं, तो इस माध्यम से उनको हम हेल्प करा सकते हैं, जो भी मन में भावना है वो एक्सप्रेस करने के लिए। एक बार जब हम लिख लेते हैं, उसके बाद में या तो हम उसको संभाल के रखें वो पत्र को, या हम फाड़ के फेंक दें, जो भी जैसे आपको सही लगे।
बट ये एक बहुत अच्छा जरिया हो जाता है, जो अंदर ही अंदर जो इमोशंस दबे हुए हैं, जो भावनाएं अंदर दबी हुई है, वो अगर हम किसी वजह से बाहर निकाल नहीं सकते हैं तो हम ये पत्र के माध्यम से निकाल सकते हैं। दोस्तों की जैसे जानते हैं, ये सारी चीजें जो परंपरा से हमारे यहाँ पे हो रही है और ये हमें कहीं ना कहीं मदद कर रही है कि ये सारे सुधरने के, बट आज के ये दौर में ये कोविड की वजह से जो सोशल डिस्टेंसिंग रखना पड़ रहा है, लोग पहुंच नहीं पा रहे, हम शोक सभा में जा नहीं पा रहे, शोक सभा नहीं हो पा रही है, तो ये सारी वजह से अभी का जो समय ये ज्यादा डिफिकल्ट हो गया है। नहीं तो ये सारे रिचुअल अपना एक थेराप्यूटिक इफेक्ट हरदम से दिखाते हैं और वो थोड़ा सा दुख सहन करने की एक ताकत वो कहीं ना कहीं मिल जाती है जब लोग हमारे साथ में जुड़े हुए होते हैं। बट आज बहुत से लोग अकेले पड़ गए हैं कि जो घर में डेथ हो गई है, कहीं कहीं तो कोई कोई फैमिली में 2-2 3-3 डेथ हो गई है और पीछे एक आध इंसान ही बच जाता है, तो बहुत मुश्किल हो रही है इस दौरान। और इसीलिए हमको ये जानना बहुत जरूरी कि ऐसे समय में हम फिर कैसे कोप अप करें। इसके लिए मैं चाहूंगी कि 7 C, इंग्लिश लेटर का C जो है वो याद रखें। पहला C है क्राई। क्राई यानी रोना। रोना एक बहुत हेल्पफुल तरीका है हमारे अंदर का दुख बाहर निकालने के लिए। कहते हैं कि दुख वो आंसुओं के साथ में बह जाता है। बहुत बार ऐसे होता है, खास करके जो बोलते पुरुष लोग समझते हैं कि नहीं, उनके लिए तो मर्द कभी रोता नहीं या मर्द को दर्द होता नहीं, ये बहुत ही गलत फहमियां है। जब भी अगर तकलीफ हो रही है, दुख हो रहा है, तो आप खुल के रो सकते हैं। बहुत से बार ऐसे होता है कि जिनको कभी कभी चिढ़ होती है किसी को रोते हुए देखते हैं, या कोई कोई बोलता है कि रोने से घर का माहौल बदल जाता है। बहुत से बार ऐसे देखा जाता है कि हम उनको रोक देते हैं कि नहीं नहीं, रो मत रो मत। बट रोने की वजह से वो आंसू के थ्रू वो अपना दुख हल्का कर सकते हैं। दूसरा है कम्युनिकेट, यानी बातचीत करना। जो भी आपके फ्रेंड है, पड़ोसी है, उनके साथ बात कीजिए। तो जैसे कहते हैं ना, खुशी बांटने से बढ़ती है और दुख जो है बांटने से कम होता है। तो जो भी आपके पास में फ्रेंड है, पड़ोसी है, उनसे आप बात कीजिए। जो आपके क्लोज है उनसे बात कीजिए। अभी जरूरी नहीं हर एक को, कोई कोई है जिनको बात करने से शायद तकलीफ ज्यादा बढ़े, तो ये हर एक को अपना अपना वैयक्तिक देखना है। अगर आपको बात करने से ठीक लगता है तो बिल्कुल बिना हिचक आप बात कीजिए और अपना दुख थोड़ा सा हल्का कर सकते हैं। अब आज के दौर में ये भी तकलीफ वाली बात हो गई है कि हम आमने सामने बैठ के बहुत से बार बात नहीं कर पा रहे। जैसे मैंने बोला, बहुत से लोग अकेले पड़ गए और कोरोना की वजह से हम जा नहीं पाते हैं, मिल नहीं पाते हैं, या कोई हमारे यहाँ आ नहीं सक रहा है अगर हम ग्रीफ में से गुजर रहे हैं तो ऐसे वक्त आज के इसमें ये टेक्नोलॉजी एक तरीके से हमारा वरदान बन चुकी है। तो बहुत से प्लेटफॉर्म है, जैसे जूम के जरिए या व्हाट्सएप वीडियो कॉल से है या फोन पे है, आप बात कर सकते हैं। रिश्तेदारों से बात कीजिए, अपने फ्रेंड से बात कीजिए, बट अकेले अकेले अंदर ही अंदर तकलीफ मत भुगतिए। उसको एक जरिया दीजिए, जो अंदर भी शौक है, दर्द है, उसको बाहर निकलने दीजिए। 4th C है केयर, यानी अपनी खुद की केयर करना बहुत जरूरी है। डेफिनेटली ये दुख जो है, अपने जो रिश्तेदारों को खोने का दुख है, ये सबसे बहुत ही बड़ा दुख है। इसका कोई तोड़ नहीं है। बट जो पीछे रह गए उनकी भी तो जिंदगी चलती जानी चाहिए, और हम अगर अपनी खुद की केयर नहीं करें तो कौन करे। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप अपना ख्याल अच्छे से रखिए। समय समय पे खाना खाना है। देखिए, पहले अगर जो नॉर्मल अगर होता है प्रोसेस, तो जो रिश्तेदार होते हैं वो बहुत से बार साथ में रहते हैं, 2 हफ्ते 4 हफ्ते वो साथ में रहते हैं। ऑब्वियसली जो लोग शौक मना रहे होते, वो उनको खुद का खाने का मन नहीं होता है, ना खाना बनाने का मन होता है, तो पड़ोसी होते हैं या जो घर में रिश्तेदार है वो खाना बनाते, वो खिलाते। बट आज के इसमें कोविड में बहुत से लोग अकेले हो गए हैं, तो यहाँ जरूरी है अपना खुद का ख्याल खुद ही रखें। भले ही थोड़ा खाए लेकिन समय से खाएं, पानी बहुत सारा पिए, और एक नींद जो है बहुत जरूरी है। जितनी आपकी नींद अच्छी होगी उतना ही आपकी सेहत अच्छी बनी रहेगी। ये बहुत ऑब्वियस है कि ऐसे समय में बहुत से बार नींद नहीं आती, जिनको कोई नींद की परेशानी पहले नहीं थी, बट किसी के मृत्यु के पश्चात होने के
ये नींद पे बहुत असर हो जाता है। तो ऐसे समय में आप प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं, डॉक्टर से बात करके, डॉक्टर की सलाह से आप कुछ टेम्पररी थोड़े समय के लिए दवा भी ले सकते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज करने से भी एक बहुत फायदा हो सकता है, माइंड डाइवर्ट भी होगा और हेल्थ भी अच्छी बनेगी। तो पर्सनल केयर करना बहुत जरूरी है, अपने आप पे निग्लेक्ट मत कीजिए, अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसीलिए जो आपका रूटीन है, कैरी ऑन विथ योर रूटीन, जो भी है दिनचर्या, जैसे मैंने बोला जिंदगी नहीं रुकती, जिंदगी तो बढ़ना है। और जब आप अपने रूटीन में वापस आना चालू करेंगे तो माइंड कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाता है। वैसे एकदम से तो सडनली आप बैक टू नॉर्मल नहीं जा सकते हैं। तो जितना भी जो भी आपकी एक्टिविटी है, जो भी काम आप करना चाहते हैं, उसको आप छोटे छोटे हिस्से में बांट दीजिए और छोटे छोटे हिस्से से शुरुआत कीजिए। लेकिन ये बहुत जरूरी हो जाता है, जितनी जल्दी आप वापस अपने काम में लगेंगे उतनी जल्दी आपको फायदा हो जाएगा। ऑब्वियसली बोलना जितना आसान है उतना करना मुश्किल है, बट करने से ही ये हो पाएगा। तो छोटे छोटे हिस्से में करके धीरे धीरे से अपनी दिनचर्या वापस से नॉर्मल लाने की कोशिश करना चाहिए। चार्ज और कंट्रोल किस चीज का? बहुत से बार ऐसे होता है कि हस्बैंड की डेथ हो जाती है और वाइफ को पता ही नहीं है कि क्या फाइनेंसेस है, कहाँ कुछ कागज रखे, क्या पॉलिसीज होती है। या इन दिनों तो ऐसे हो गया है कि घर में माँ बाप दोनों की डेथ हो गई, बच्चे अकेले हो गए, उनको पता नहीं है। तो ये सारी चीजें जानना भी उतनी जरूरी है। तो जो भी जानकार है, सलाहकार है, फाइनेंस में जो जानते हैं या आपके फ्रेंड है, उनकी मदद से ये चार्ज लेना भी जरूरी है। इंसान चला गया, लेकिन इंसान के पीछे जिंदगी जीने के लिए पैसा भी उतना जरूरी है। ये अगर हम उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि ये एक और गलतफहमी हो जाती है। यानी काफी सारे ऐसे केसेस देखे, जब वाइफ वो उस चीज में इंटरेस्ट लेने लगती है, उस चीज की जानकारी हासिल करना चाहती है या समझना चाहती है, तो लोग समझते हैं इसको तो जाने वाले का कुछ है ही नहीं, इसको तो पैसे की पड़ी है। तो ऐसे बात नहीं होती है, वो भी जानना उतना ही जरूरी है, क्योंकि जिंदगी आगे गुजारनी है। जो चला गया उसके बगैर इन सब चीजों की जानकारी हासिल करना भी जरूरी है। जब जो घर में करते थे वो है नहीं, तो अब खुद से ही हमें अपनी जिम्मेदारी लेनी है, तो इसका ध्यान रखना जरूरी है। और लास्ट सी, कंसल्टेशन। ये सारी चीजों के बावजूद आप अपनी अपनी लेवल पे तो आप कोशिश करेंगे इस दुख से बाहर आने की, आप अपने रिश्तेदारों की, फ्रेंड्स की मदद ले सकते हैं। बट उसके बावजूद भी आपको लगे कि ये आप नहीं हैंडल कर पा रहे हैं, तो प्लीज प्लीज आप प्रोफेशनल हेल्प लीजिए, डॉक्टर की सलाह लीजिए, कोई भी मानसिक चिकित्सक के पास में आप हेल्प लीजिए। ये जितनी जल्दी आप इससे बाहर निकलेंगे उतना ही आपके लिए ये सही रहेगा। ये 7 सी आपको याद रखने हैं, जो आपको हेल्प करेंगे इस सिचुएशन, ये जो अभी बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है, इससे उभरने के लिए, इस ग्रीफ से बाहर निकलने के लिए। ये 7 सी है: क्राई, कम्युनिकेट, कनेक्ट, केयर, कैरी ऑन विद द रूटीन, चार्ज लीजिए लाइफ का, और जरूरत पड़ने पे कंसल्टेशन लीजिए प्रोफेशनल। अब दोस्तों, जरूरी नहीं है कि हर एक कोई इस दुख से डायरेक्टली, मतलब हर एक के ऊपर डायरेक्ट असर हुआ हो। जरूरी नहीं कि हर एक के घर में ही खुद के ये तकलीफ है, बट बहुत से हमारे पास में हमने ये तकलीफ देखी है, हमारे पड़ोसी है या फ्रेंड्स है जिनके घर में डेथ हो चुकी है। और ऐसे समय में हम अपने आप को बहुत ही हतबल पाते हैं, हम मदद करना चाहते हैं, बट पता नहीं है कि किस तरीके से हम मदद करें, क्या करें, ऐसे समय में हम क्या बोले, ये पता नहीं है। तो इस चीज के लिए दोस्तों ABC, ये ABC आपको याद रखनी है। क्या है ये ABC? ए यानी अलाउड है, यानी जो भी जो तकलीफ से गुजर रहे हैं उनको अगर रोना आ रहा है तो रोने दीजिए, वो अगर बात करना चाह रहे हैं तो बात करने दीजिए। कोई है अगर किसी को रोना नहीं आ रहा है तो भी ठीक है, ऐसे जरूरी नहीं है कि रोए तो ही दुख जाहिर हो रहा है। कोई कोई होते हैं जिनको इतना ज्यादा रोना नहीं आता है, बट अगर रो रहे हैं तो भी ठीक है, बात कर रहे हैं, वो अपनी मन की बात करना चाहते हैं तो उनको करने दीजिए। कोई भी चीज में उनको एक रोक लगाना जरूरी है। बी देयर, बी यानी आपको सिर्फ होना है उनके पास में,
बहुत से बार बहुत से लोग होते हैं जो उनकी वो जो तकलीफ है, उनका जो दर्द है, उस समय उनके पास में कोई शब्द नहीं होती, वो अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाते। तो आपको सिर्फ वहां होना है, या तो आप सिर्फ उनका हाथ पकड़ के बैठ जाइए या उनके कंधे पे हाथ डाल के बैठो। वो आपका होना भी उनके लिए बहुत बड़ा सपोर्ट हो सकता है। आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। और सी यानी चेक ऑन देम। होता क्या है दोस्तों कि जब किसी की मृत्यु हो गई है तो उस फैमिली के साथ में जो रिश्तेदार हैं जिन्होंने किसी को खोया है, उनके साथ में पड़ोसी, दोस्त, रिश्तेदार सब थोड़े समय के लिए तो सब होते हैं, 2 हफ्ते 4 हफ्ते सब होते हैं, बट बाद में सब अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं, अपने काम में उलझ जाते हैं। तो ऐसे समय में ये बहुत जरूरी हो जाता है कि उनका उनको हम चेक रखें, हर थोड़े थोड़े दिन में हम कॉल करें। कभी कभी हम डायरेक्टली अगर कॉल नहीं कर सकते हैं, उनको ज्यादा ये हो परेशानी, तो जो भी पड़ोस में है, पास में, उनसे आप बात करके उनको बोल सकते हैं कि भाई आप एक थोड़ा उनका ध्यान रखिए। बट ये बहुत जरूरी हो जाता है देखना कि कहीं वो अपना केयर कर रहे हैं या नहीं, या उनको किसी और चीज की मदद चाहिए होगी। तो ये उनके ऊपर चेक रखना बहुत जरूरी है। सो ध्यान रखिए, ABC, अलाउ देम, बी देयर एंड चेक ऑन देम। दोस्तों, ये सारी चीजों के बावजूद हमारे रिश्तेदार हैं, फ्रेंड्स है, ये सब सपोर्ट करते हैं। बट ये जो तकलीफ है, दुख है, ये हर एक का अपना अपना पर्सनल है। ये हर एक को उससे खुद से उसमें से निकलना है। जैसे अगर एक फैमिली में ही जो 2 लोग हैं, जैसे भाई बहन है और किसी उनके मम्मी की या पापा की डेथ हो गई है, दोनों ने ही एक को खोया है, बट दोनों का अपना अपना दुख रही। तो हर एक का अपना अपना ये जर्नी है, हर एक को उसमें से अकेले से अपने से गुजरना है। कोई भले ही कितने पास हो, कितनी भी करीबी हो, बट किसी का दुख हम ले नहीं सकते। दुख तो हर एक को अपना अपना ही गुजारना पड़ता है। अपनी खुद की ये जर्नी है और खुद को इसमें से निकलना है। कोई और हमको इसमें से पार नहीं करा सकता है। बट इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि निराश होने वाली बात है, ये कोई हताश होने वाली बात नहीं है। अकेले से निकलने के लिए भी और हमें हौसला देने के लिए भी एक आशा होती है, किरण होता है, इसमें से भी निकलने का एक जरिया है। मृत्यु जो सबसे बड़ा दुख वाला बात है जिंदगी में, इसको भी कैसे सहना है, इसको कैसे हैंडल करना है, इसके लिए हमारे पुराणों में बहुत पहले से ही बताया हुआ है। इसके लिए एक मैं यहाँ पे छोटी सी एक स्टोरी बताना चाहूंगी कि जो गौतम बुद्ध थे, वो एक बार ऐसे ही भ्रमण में जब निकले थे, वो एक गांव में पहुंचे थे। गांव में उनका डेरा लगा हुआ था। उस गांव में ही एक महिला रहती थी जिसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। एक उनका सिर्फ बेटा था, जो 8-10 साल का बेटा था, उसकी भी मृत्यु हो गई। तो वो बहुत ही ज्यादा दुख में थी, बहुत विलाप कर रही थी, बहुत तकलीफ में थी, क्योंकि उसका एक ही जो सहारा था बच्चा, वो भी चला गया था। उस महिला को जब पता चला कि गांव में गौतम बुद्ध आए, कोई बहुत पहुंचे हुए मुनि है, तो वो उनके पास पहुंच गए अपने मरे हुए बेटे को लेके। और उनके पास जाके उसने बोला है कि आप तो इतने बड़े, इतने महान हैं, तो आपके लिए तो ये मामूली बात रहेगी, आप प्लीज मेरे बच्चे को आप जिंदा कर दीजिए, उसका जीवन वापस कर दीजिए। अब जो गौतम बुद्ध है, उनको तो ऑब्वियसली पता है कि मृत्यु क्या चीज है और इससे तो कोई उभर नहीं सकता है। बट उस महिला को उस समय में वो कैसे ये बात समझा सके। उस महिला की ऐसी हालत नहीं कि जहां पे इतना ज्यादा कोई ज्ञान वाला बात उनको बताए। तो गौतम बुद्ध ने उसे क्या कहा कि हाँ, मैं आपके बेटे को जिंदा करूंगा, लेकिन आपको एक काम सिर्फ करना है कि आपको एक मुट्ठी चावल लेके आने हैं, फिर मैं आपके बेटे को जिंदा करूंगा। तो महिला बोली, ठीक है, मैं तो बस अभी घर गई और अभी मैं एक मुट्ठी चावल लेके आती हूँ। तब गौतम बुद्ध ने कहा कि यहाँ पे एक शर्त है, वो जो चावल है आपको अपने घर से नहीं लाना है, अब गांव में से किसी ऐसे के घर से चावल लेके आइए जिनके घर में कभी कोई मृत्यु नहीं हुई। तो महिला बोलती, ठीक है, मैं अभी चली जाती हूँ। और वो दौड़ी दौड़ी जाती है, हर एक के गांव में के हर एक के यहाँ पे वो जाके दरवाजा खटखटाती है और बोलती है कि मुझे बस एक मुट्ठी चावल दीजिए।
लेकिन वो पूछते हैं कि कहीं आपके घर में कोई डेथ नहीं हुई हो, कोई आपके घर में मृत्यु नहीं हुई हो, तो मुझे आपके यहाँ से चावल चाहिए। और दोस्तों, जैसे आप जानते हो, कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ पे कभी कोई मृत्यु नहीं हुई। तो उस महिला को हर एक जगह से खाली हाथ ही लौटना पड़ता है। जब वो वापस आ रही होती है तो तब कहीं ना कहीं उसको ये थोड़ा रियलाइजेशन होने लगता है, इसका मतलब तो मृत्यु हर एक जगह होती है। मृत्यु एक सबसे बड़ा जिंदगी का सच है। जब कोई जन्म में आता है तो उसकी मृत्यु निश्चित हुई हुई होती है। जब वो वहां पे गौतम बुद्ध के यहाँ पहुंचती है और गौतम बुद्ध भी उसको बताते हैं कि ये एक जिंदगी का सच है। दोस्तों, इससे उसका जो दुख है वो कोई खत्म नहीं हो जाता है। जो चला गया बच्चा वो तो वापस नहीं आने वाला, लेकिन उस दुख को सहने की उसको एक ताकत मिलती है, उस दुख से गुजरने की उसको एक ताकत मिलती है। तो यही चीजें हमें हमारे शास्त्रों से मिलती हैं। इस दुख का कैसे हम सामना करें और कैसे हम इससे उभरे। तो दोस्तों, मैं भगवद गीता के दूसरे अध्याय के इस श्लोक से अपना सेशन खत्म करना चाहूंगी। ये श्लोक कुछ ऐसे हैं: न जायते म्रियते वा कदाचित, नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्य शाश्वतो अयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीर। इसका मतलब है कि आत्मा किसी काल में भी न जन्मता है और न मरता है, न यह एक बार होकर फिर अभाव रूप होने वाला है। आत्मा अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता। तो कहने का तात्पर्य है दोस्तों, जो चले गए वो चले गए हैं, उनका शरीर नहीं रहा, बट आत्मा के रूप में वो हरदम हमारे साथ में है। अगर आप आत्मा नहीं भी मानना चाहते हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि उनकी यादों के जरिए, उनके प्यार के जरिए वो आज भी हमारे आसपास ही है। और इसी सोच के साथ में, इसी सोच के सहारे से आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। धन्यवाद। If you like this video, drop thumbs up and share it with your friends and family. And do subscribe to my channel for more such content.